गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसका चैप्टर 1 था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसका पार्ट 2 एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इसके बारे में हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन किया था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की थी। हमने टोबैको के बारे में बात की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के बारे में बात की थी, जिनके अब्यूजेस में आज की जो एडोलेसेंस है या आज के जो एडिसन्स हैं वो फंस जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस के बारे में। एडिक्शन कहते हैं किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, और डिपेंडेंस कहते हैं फिर उस पर आदी होने के बाद उसी पर निर्भर रहना। तो पहले एडिक्शन एंड डिपेंडेंस के बारे में, दीज आर द टू बेसिक पैरामीटर्स विच फोर्स द पर्सन टू बिकम एडिक्टेड टू वन और द अदर फॉर्म ऑफ द ड्रग। ये दो वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनके कारण जो फोर्स करते हैं किसी भी पर्सन को एडिक्ट होने के लिए, जो एक या दूसरे फॉर्म ऑफ ड्रग का है या अल्कोहल का है। वो क्या एडिक्शन, पहले तो होता क्या चीज़ है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया और टेम्परेरी फीलिंग्स ऑफ वेल-बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग एंड द अल्कोहल। जनरली जो लोग ड्रग के एडिक्टेड हो जाते हैं वो जब पहली बार नशा करते हैं तो उनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और ज़्यादा तंदुरुस्त हो रहे हैं, और ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। तो एक तरीके के हेलुसिनेशन में वो लोग रहते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं कि हमको और ज़्यादा ताकत मिल गई है, और ज़्यादा हम लोग डेवलप्ड हो गए हैं, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और जिसकी वजह से फिर वो धीरे धीरे उसके एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। It makes a person to take up drugs on regular basis even when they are not in need or when they become self-destructive. फिर वो धीरे धीरे उन ड्रग्स को रेगुलर बेसिस पर लेना शुरू कर देते हैं। लेने के साथ साथ ये उसको तब भी लेते चले जाते हैं जब उनके शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती, उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती, और धीरे धीरे ये उनको ये भी पता लगने लगता है कि ये हमारे अपने लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये हमको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, हमको बर्बाद कर रही है, हम इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी वो उनके यूज़ किए बिना, उनको लिए बिना वो जिंदा नहीं रह पाते, वो जीवित नहीं रह पाते। दैन इट इज़ नोन एज एडिक्शन। रिपीटेड यूज़ और बार बार इनका यूज़ करने की वजह से उन पर्सनस की जो इनटॉलरेंस लेवल है रिसेप्टर्स का, वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है बॉडी का, जिसकी वजह से बॉडी के रिसेप्टर्स जो होते हैं अब हाई डोजेस को मांगना शुरू कर देते हैं। हाई डोजेस लेने की वजह से, ड्रग और अल्कोहल की वजह से वो उसका ग्रेटर इनटेक करने लगते हैं, ज़्यादा अमाउंट में उसको लेने लगते हैं, और बॉडी उनकी एडिक्टेड हो जाती है। मीन्स जो शुरुआत पहले बहुत छोटे लेवल से हुई थी वो धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल्स पर नीड होने लगती है, और एक दिन में कई बार तक लोग ड्रग का एडिक्शन करने लगते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगते हैं। ड्रग्स जब कंज्यूम की जाती हैं, इवन कंज्यूम्ड वंस अ टाइम, कैन कॉज एडिक्शन। एक सिंगल टाइम यूज़ की हुई ड्रग भी पर्सन को एडिक्टेड बना सकती है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन होता है वो उसको पुल करती है एक इस तरीके के इन्वायरमेंट में, विजिकस इन्वायरमेंट में, उस सर्कल में घेर लेती है उसको, जिसकी वजह से वो उस अब्यूज़ में, उस बुराई में फंसता चला जाता है और उसका एडिक्ट बनता चला जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनको हम बात कर सकते हैं कि ये जिन कारणों से पर्सन उसका एडिक्ट हो जाता है, ड्रग्स का या अल्कोहल अब्यूज़ में फंसता चला जाता है, और तब हम उसको उसका एडिक्शन कहते हैं। एक बार एडिक्शन होने के बाद में उसमें से निकल पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंस के बारे में कि क्यों पर्सन उसका डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू शो अनप्लीजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक विड्रॉल सिंड्रोम। बॉडी की वो टेंडेंसी जो थोड़ा सा कम खुशगवार हो और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे जो कि विड्रॉल करते हैं, जो हटा लेते हैं। If the dose of alcohol or drug is discontinuous abruptly,
अगर मान लीजिए कोई पर्सन एडिक्टेड है और उसको ड्रग या अल्कोहल उसके नीडी टाइम पर न दिया जाए तो वो इस तरीके के फीचर शो करने लगता है कि वो बहुत एरोगेंट हो जाता है, उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स को शो करना शुरू कर देती है, बॉडी रेगुलर बेसिस से अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है ना चाहते हुए भी। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वो विड्रॉल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एंग्जाइटी, शेकीनेस, बॉडी का हिलना, शेक करना बॉडी का, नोजिया, वॉमिटिंग फील होना और स्वेटिंग होना, बहुत तेज़ी से पसीना आना। तो ये कुछ इस तरीके के फीचर्स हैं। चिड़चिड़ापन आने लगता है, बॉडी हिलने लगती है, नोजिया फील होने लगता है, वॉमिट फील होने लगता है या बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। और ये सिम्टम्स इतने थ्रेटेंड हो जाते हैं कि इसकी वजह से कभी कभी जान भी चली जाती है अगर प्रॉपर टाइम पर जो एडिक्टेड पर्सन है उनको ड्रग या अल्कोहल उनके नीडी टाइम पर न प्रोवाइड किया जाए। तो ये सिंड्रोम इसलिए वर्ड यूज़ किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर शो होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज विड्रॉल सिंड्रोम। सिंड्रोम के कारण जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं, ये शो होने लगते हैं, जिसको कि हम डिपेंडेंसी कह सकते हैं। Dependency pushes the person away from the social norms and lead to the social adjustment problem. इसी डिपेंडेंसी की वजह से जो पर्सन होता है, एडिक्टेड पर्सन होता है, वो सोशल फॉर्म से, सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है और सोशली अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर लेता है, अलग कर लेता है, जिसकी वजह से उसको सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। मीन्स जहाँ पर सब लोग बैठे होंगे उनको वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, जो सोशल फॉर्म्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ड्रग और अल्कोहल अब्यूजेस के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक है इमीडिएट इफ़ेक्ट्स और दूसरा है फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। इमीडिएट इफ़ेक्ट्स में हम उन इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं जो अगर ड्रग या अल्कोहल न मिले या होते हैं या लिए जा रहे हैं तो उनसे डायरेक्टली जो शोई होते हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। रेकलेस बिहेवियर, वेंटलिज्म एंड वायलेंस, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमोरेज एंड कोमा ड्यू टू एक्सेसिव डोजेस। रेकलेस बिहेवियर शो करते हैं, कहीं भी चैन नहीं मिलता, बेचैनी सी रहती है। वायलेंस, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलियर, सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं, सांस नहीं ले पाते प्रॉपर, हार्ट फेलियर हो जाता है, सेरिब्रल हिमरेज हो जाता है, और या फिर कई बारी ऐसे पर्सन्स जो एक्सेसिव डोज लेने के कारण कोमा में भी चले जाते हैं। इसके बाद अग्रेसिव हो जाते हैं बिहेवियर में, लड़ाकू टाइप के हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फैटिक रहता है, थकान रहती है उनके शरीर में, एंड विड्रॉल एंड आइसोलेशन, लोगों से, अपने ग्रुप से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से काफ़ी दूर होते चले जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक कमरे में एक जगह पर अकेले रह जाते हैं। डिटेरिएशन रिलेशनशिप विद फैमिलीज एंड फ्रेंड से और घर वालों से काफ़ी दूरी बना लेते हैं, जिससे कि उनकी बुराइयों के बारे में किसी को पता न चल सके। इनके जो स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फ्लक्चुएशन इन वेट बहुत जल्दी या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं। एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना या एक्सेसिव खा लेना, और उसके बाद अपने पर्सनल हाइजीन के प्रति भी ये बहुत ज़्यादा बेरुखे हो जाते हैं। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती हैं वो गिरने लगती हैं। उसके साथ साथ वो स्कूल्स बंक करना शुरू कर देते हैं, स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर देते हैं और उनकी जगह अपने समय को गलत जगहों पर डिवोट करने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स थे जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ में फंसे हुए एडोलेसेंस या फिर जो पर्सन्स होते हैं उनमें हम लोग इमीडिएट इफ़ेक्ट्स के फॉर्म में दिखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस के बारे में। फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जो लोग इस एडिक्शन में फंस जाते हैं, अब उनको ड्रग और अल्कोहल खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसा उनको घर से नहीं मिल पाता तो वो उसके लिए अलग अलग मीन्स अपनाते हैं। मीन्स
इनके अंदर स्टीलिंग की हैबिट, चोरी करने की आदत डेवलप हो जाती है। वो पैसा उनको चोरी करके कहीं से किसी भी फॉर्म में इकट्ठा करना होता है और उस इकट्ठे किए हुए पैसे से वो ड्रग और अल्कोहल खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नॉट ओनली टू द एडिक्ट बट टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स। जितने भी जो लोग इस अब्यूज़ में फंस चुके होते हैं उनको तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती ही हैं, उनके साथ साथ उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, वो भी अलग अलग तरीके के मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाते हैं। कैसे? घर में अगर एक बच्चा है जिसने कि एडिक्शन करना शुरू कर दिया तो पहले तो उसके लिए पैसा चाहिए पूरा उसको देने के लिए, उसके साथ साथ उसके एडिक्शन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो केवल उसी बच्चे को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली और उसके पूरे फ्रेंड सर्किल को परेशान करती है, जिसकी वजह से मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बनता है। अल्कोहल अब्यूज़ इन चाइल्डहुड, जो बच्चे बहुत कम उम्र में इन अब्यूज़ में फंस जाते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ में फंस जाते हैं, वो जब तक अडल्टहुड पे पहुंचते हैं तब तक आते आते वो हैवी ड्रिंकर्स बन जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत, जिनकी सुबह की शुरुआत, जिनके दिन की शुरुआत बिना अल्कोहल के नहीं हो पाती और धीरे धीरे वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से ख़राब कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्रोनिक यूज डैमेजेस नर्वस सिस्टम और उसके बाद लिवर सर्कोसिस। अगर इसका लगातार यूज़ किया जाए ड्रग्स का और अल्कोहल का तो उससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होने के साथ साथ लिवर सर्कोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि लिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस मे लीड टू डेथ। हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। जो लोग ड्रग्स का नशा करते हैं उनमें एड्स की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन हो जाती है। क्यों? क्योंकि एड्स का एक मुख्य कारण है यूज़ ऑफ सिंगल निडल। जब एक ही तरीके की सिरिंज का यूज़ बार बार कई लोगों द्वारा किया जाता है तो उसमें जो एड्स पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनसे ये इन्फेक्शन दूसरे भी नॉर्मल पर्सन्स को आसानी से हो जाता है। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी की भी प्रॉब्लम इसी तरीके से क्रिएट होती है। लिवर में प्रॉब्लम हो जाने के कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल इन प्रेगनेंसी। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करती हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके फीटस पर दिखाई देता है। वो फीटस या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या और उसमें बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होने लगते हैं। और कुछ स्पोर्ट पर्सन भी कुछ स्टेरॉइड्स को एज अ ड्रग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, लेकिन उनको नहीं पता होता कि जब ये स्टेरॉइड्स उनकी बॉडी उसको लेना शुरू कर देती है तो वो उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं और बिना स्टेरॉइड्स के चल पाना फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक समय के बाद वो अपने पोटेंशियल को खो देते हैं। तो ये कुछ फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस थे जिनको कि हम कह सकते हैं कि जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं वो काफ़ी समय तक इस तरीके की चीज़ों से जूझते रहते हैं और ये फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको कि उनके घर वाले, वो खुद और डिफरेंट फॉर्म्स में उनकी बॉडी इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को शो करती है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की, ड्रग्स के बारे में बात की, अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में बात की, कैसे होता है, क्या कारणों से होता है, एडिक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो इस टॉपिक का मेन पार्ट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि प्रिवेंशन एंड क्योर क्या होने चाहिए, कैसे इसको कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है और कैसे इसकी क्योर की जा सकती है। तो नेक्स्ट हेड इज प्रिवेंशन एंड क्योर। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए अगर हम एक टर्म यूज़ करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इनके प्रिवेंशन से ज़्यादा ज़रूरी है इनकी क्योर कर लेना, समय रहते ही उसकी गाइडेंस मिल जाना, जिससे कि हमारा जो एडोलेसेंस है या हमारे जो लोग हैं वो इस तरीके के अब्यूज़ में ना फंसे।
खासतौर से ड्रग और अल्कोहल के अब्यूज़र्स के मामले में ये लाइन और ज़्यादा काम करती है कि इनमें फंसने से पहले ही उनको बचा लिया जाए। अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से अगर कोई कैंडिडेट या कोई पर्सन उसमें फंस जाता है, तो हम कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं या उनको उन में फंसने से बचाने के लिए हम कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर के बारे में कहें तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में हम लोग देखते हैं कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर बना दिया जाता है कि आपको इस तरीके की स्टडीज़ करनी है, इस तरीके के गेम्स में आगे बढ़ना है, ऐसे एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना है। लेकिन और पेरेंट्स और टीचर्स लगातार बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। इस कंपैरिजन की वजह से बच्चों में एक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत गिरता हुआ महसूस करने लगते हैं और एक प्रेशर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत ज़रियों को अपनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे चीज़ों में हमको बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर न क्रिएट करें, जिससे कि वो गलत राह की ओर आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो पीयर प्रेशर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। आपका दोस्तों से कंपैरिजन, आपका अपने मिलने जुलने वालों से एक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग में टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को समय समय पर इन चीज़ों के बारे में काउंसलिंग उनकी करते रहना चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स या इन चीज़ों के अब्यूज़ से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर वो कभी स्ट्रेस में है, डिसअपॉइंटमेंट है, उनको कोई उनके साथ फेलियर हुआ है, तो उसको एक हेल्दी वे में वो कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने फेलियर को वो अपना अगला स्टेप बना सकते हैं अपने हायर लेवल तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं होता कि हमको अगर किसी फील्ड में आज फेलियर मिला है तो हम ज़िंदगी में नेग्लेक्ट हो जाएंगे, बल्कि हमको उसको हेल्दी वे में लेना चाहिए और हमको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरीके के काउंसलिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ इनकलकेट कर लेना चाहिए, जिससे कि उनकी जो एनर्जी है वो राइट वे में डायरेक्ट हो सके। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर या किसी भी पर्सन के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर इकट्ठा हो भी गया है, किसी नेग्लिजेंस की वजह से, किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, किसी एकेडमिक फेलियर की वजह से, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट में उसको डिस्कस कर सके, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो साथ वाले लोग होते हैं उनके साथ में उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढ सके और उनकी गलत तरीकों की तरफ, अब्यूजेस की तरफ न डाइवर्ट हो। नेक्स्ट है लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। जो अगर मान लीजिए कोई इन अब्यूजेस में फंसा हुआ है, तो हमको उनके साइंस को नोटिस करना चाहिए। उन साइंस को नोटिस करने के बाद में उनको उसके डिस्ट्रक्टिव मेजर्स के बारे में बताकर उनको वापस अपनी सही राह की तरफ मोड़ने की कोशिश करना चाहिए। इसके बारे में उनके टीचर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनके पेरेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनके घर वालों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे यहाँ का कोई पर्सन इस तरीके के एब्यूजेस में फंसा हुआ है, तो हम उसको वापस सही राह पर ला सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प एंड मेडिकल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प मीन्स काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट आजकल अवेलेबल हैं, जो इन चीज़ों के बारे में, किसी भी पर्सन जो एक डिप्रेशन मोड में है, जो गलत संगति में फंस चुका है, उन सबको बचाने के लिए साइकेट्रिस्ट ऐसे होते हैं जो उनको साइकोपैथिक हेल्प दे सकते हैं। मेडिकेटेड हेल्प भी दी जाती हैं। आजकल बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ पर रिहेबिलाइज करके लोगों को पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया जाता है, जिससे कि वो बाद में अपनी जीवनचर्या को सही ढंग से जी सकें और एक नॉर्मल लाइफ में रह सकें।
हम लोग बहुत कॉमन एग्जाम्पल संजय दत्त के बारे में देखते हैं, जो किसी टाइम पर एक बहुत बड़े ड्रग अब्यूज में फंसे हुए थे, जो आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको हम एज अ प्रिवेंशन और कंट्रोल की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो किसी भी पर्सन की जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ को डिसाइड करती है कि वो किन आदतों में फंसता जाएगा। कहते हैं पर्सन इज नोन बाय इट्स कंपनी। हमें समय के रहते ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पर्सन, हमारे लोग, हमारे बच्चे किस तरीके की कम्युनिटी में बैठ उठ रहे हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं, और उनकी छोटी छोटी आदतों की तरफ ध्यान दे करके हम उनको इस तरीके के एब्यूजेस में फंसने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगला पार्ट अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।